हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाला एक बहुत दिलचस्प चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये चैप्टर का बहुत वेटेज है नीट एग्जाम में। आपको मिनिमम 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलते हैं। टोटल 16 मार्क्स का ये वेटेज रखने वाला चैप्टर है। सो इट्स वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट चैप्टर्स ऑल्सो, बिकॉज बच्चों ने ये ऑर्गेनिज्म जिस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो देखे नहीं होते तो उनको कई बार उनको समझने में डिफिकल्टी जाती है। बट आई प्रॉमिस एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रियलिश द चैप्टर विद अ मोर अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको केवल थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल जो टर्म्स है वो टेक्निकल टर्म्स को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। तो ये पीपीटी हम बहुत सारे इमेजेस के साथ ऑर्गेनिज्म को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं रखे हम शुरू करते हैं चैप्टर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके पहले आपको एनसीईआरटी ने एक चैप्टर दिया जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, जिसमें एनसीईआरटी बता रही है कैसे देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर, है ना। IUCN का डेटा अगर हम देखें तो देयर आर 7.1 मिलियन स्पीशीज़ आर देयर। ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ हमारे धरती के ऊपर है, लेकिन वो स्पीशीज़ का क्लासिफिकेशन अलग तरीके से किया गया है। तो मेजॉरिटी लेवल पर हमारे पास हायरार्की में 7 रैंक्स है और सबसे ऊपर है हमारे पास किंगडम, उसके ऊपर था डोमेन। लेकिन इस चैप्टर में और एनसीईआरटी ने मेनली डील किया किंगडम तक। डोमेन की थोड़ी सी चर्चा की इस चैप्टर में, बाकी मेन जो पूरा एनसीईआरटी का डिस्कशन है वो किंगडम तक है। तो टोटल हमारे पास RH विटेकर के द्वारा दिए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से इस चैप्टर में हम 3 किंगडम को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक है हमारा मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा और तीसरा है फंजाई। और बाकी जो 2 किंगडम है प्लांट और एनिमिलिया, उन्हें कुछ हमको ट्रेलर के फॉर्म में झलक देखने को मिलेगी, लेकिन इनके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे अलग से 2 चैप्टर्स में। एक है किंगडम प्लांट और दूसरा किंगडम एनिमिलिया। तो अब ये बायो क्लासिफिकेशन कैसे इतने सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन निकल कर आया, तो क्या स्टार्टिंग से हमको इतने सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पता था? तो एनसीईआरटी बोल रही कि नहीं, कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत पुराने समय से प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया ये पता करने के लिए कि आखिरकार हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से क्लासिफिकेशन करें। तो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ही कहलाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारी कहानी। अभी सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने इस चीज़ को शुरू किया? किस चीज़ को? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना सिस्टमेटिकली, ताकि हम उनको स्टडी कर सके। तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहली बार ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना शुरू किया। तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में बांटा। एक कैटेगरी थी उनकी एनिमल्स और दूसरी कैटेगरी थी प्लांट्स। तो प्लांट्स में उन्होंने रखे ऑर्गेनिजम्स कौन से कैटेगरी पर? हर्ब, श्रब और ट्री, बेस्ड ऑन देयर हाइट। जो बहुत हाइट में छोटे थे उनको बोल दिया उन्होंने हर्ब्स, जो थोड़े से हाइट में बड़े थे उनको बोल दिया श्रब्स, और जो बहुत हाइट में बड़े थे उनको बोल दिया उन्होंने ट्रीज। इसके बाद एरिस्टोटल ने एनिमल्स में 2 कैटेगरी बनाई, एक रेड ब्लड सेल्स वाली और दूसरे जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है। जिनके पास रेड ब्लड सेल्स है वो कौन कौन थे? मैमल्स, लिजार्ड्स, बर्ड्स और फिश। और जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं थे उनमें 2 कैटेगरी और बनाई, हार्ड बॉडीज और सॉफ्ट बॉडी। तो हार्ड बॉडी वाले कौन? आपके इंसेक्ट, जिनके पास बना होता है काइटिन के शेल्स प्रेजेंट होते हैं। और सॉफ्ट बॉडी हमारे पास है शेल वाले शेलफिश और नो शेल वाले जेलीफिश। तो इस तरीके से मोटा मोटी क्लासिफिकेशन दिया एरिस्टोटल ने, लेकिन ये क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से जगह नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया बताइए क्या प्लांट में आएंगे, एनिमल में आएंगे? किसी में वो कैटेगरी में नहीं आते, किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से जो ना तो एनिमल से कैटेगरी में आते ना तो प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन एक काफी प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन था, इसमें कोई भी अच्छी खासियत नहीं थी। व्हाई? बिकॉज मेनी ऑर्गेनिजम्स वर नॉट गिवन एनी प्लेस। ओके, सो व्हाट हैपेंड देन अगर हम देखें तो बाद में कार्लस लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे। वो कार्लस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने 1758 में हमको पहली बार 2 किंगडम बना के प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया। वो 2 किंगडम कौन कौन सी थी? एक थी किंगडम प्लांट, दूसरी थी किंगडम एनिमिलिया। लेकिन इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो कुछ अलग था। इन्होंने सोचा सेल डिवीजन, सेल वॉल के आधार पर, लोकोमोशन के आधार पर, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है क्या, इनका नेचर में जो स्टिमुलस आते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्स कैसा है और कैसा रहेगा न्यूट्रिशन इनका, इन अलग अलग चीज़ों को आधार बना के कार्लस लीनियस ने ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में बांटा। कौन कौन से किंगडम? किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमिलिया। लेकिन इनका जो ये किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे? तो पहला ड्रॉबैक ये था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को दोनों को उन्होंने एक ही साथ एक ही कैटेगरी में रख दिया। अब मुझे बताइए आप लोग, क्या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स मिलते हैं क्या आपस में? नहीं, बहुत जमीन आसमान का अंतर है दोनों के अंदर। लेकिन आप उनको एक ही घर के संबंधी बता देंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो प्रोकैरियोट्स जिनका जो न्यूक्लियस है काफी प्रिमिटिव है और यूकैरियोट्स जिनका न्यूक्लियस काफी एडवांस है, ऐसे 2 ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख देना क्या अच्छी चीज है? नहीं। तो ये ड्रॉबैक था उनका। उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एक साथ
और मतलब फंजाई, मॉसेस, फॉर्म्स, जिम्नोसम, एंजियोसम, ये सारे एक साथ रख दिए कौन से कैटेगरी में, प्लांट्स में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक सेल वाले और कई सेल वाले ऑर्गेनिज्म को साथ में रख दिया, जबकि उनके ऑर्गेनाइजेशन लेवल में बहुत अंतर होता है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत अंतर है। और तीसरा हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, जो ऑर्गेनिज्म खाना बना सकते हैं और जो ऑर्गेनिज्म खाना नहीं बना सकते, उन दोनों को भी साथ में रख दिया। तो ये 3 ड्रॉबैक्स है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, जो कि दिया था कार्लस लिनियस ने। अब ये जो ड्रॉबैक्स है, इनको दूर करने के लिए ही हमारे पास अगला क्लासिफिकेशन आया धीरे धीरे करके, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम। अल्टीमेटली हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, किसके द्वारा, द साइंटिस्ट R.H. विटेकर। इन 1969 ही गिव दिस वंडरफुल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहां पर उन्होंने किंगडम प्लांट एनिमिला के अलावा 3 और किंगडम इंट्रोड्यूस की। कौन कौन सी 3 किंगडम इंट्रोड्यूस की, एक की उन्होंने मोनेरा, दूसरी की प्रोटिस्टा और तीसरी की फंजाई। सबसे लास्ट में इस एक्चुअल में R.H. विटेकर ने केवल एक ही किंगडम इंट्रोड्यूस की थी, किंगडम फंजाई। इसके पहले 4 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट था। तो ये R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस क्या था, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए एनसीईआरटी ने, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, किस तरह का सेल है इनका, दूसरा थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का थैलस है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह खाना ये खाते हैं किंगडम के मेंबर्स, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनका अपने एंसेस्टर के साथ में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन सबको मिलाकर, इन 5 चीज़ों को बेसिस बनाकर अल्टीमेटली R.H. विटेकर ने हमको दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो चार्ट है आपको देखने को मिल रहा है, एनसीईआरटी ने बड़े से चार्ट बना के दिया है। अगर बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा कैसे ऑर्गेनिज्म से, ये प्रोकैरियोटिक है। क्या इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, तो बोला जा रहा है हाँ सेल वॉल प्रेजेंट है। कैसी सेल वॉल है, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई सेल वॉल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। साथ ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अगर प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने की कोई संभावना ही नहीं है। क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमको सेल से टिश्यू से ऑर्गन बनते देखने को मिलते हैं, तो बोले नहीं, हमारे पास केवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। खाना कैसे खाते हैं ये, तो खाना सनलाइट से भी बना के खाते हैं, और केमिकल रिएक्शन मिल जाए उससे भी खाना बना लेते हैं, या तो कोई जानवर मिल गया जिसको मार के हम खा सकते हैं तो वैसे भी खा लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक बोलो या कीमोट्रॉफिक बोलो या फोटोट्रॉफिक बोलो या चाहे बोलो आप हेटरोट्रॉफिक, सब तरह का हमको मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा कैसा है, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, तो बोले प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है। साथ में क्या इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो सब में नहीं, कुछ ऑर्गेनिजम्स में है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें क्राइसोफाइट्स की, तो क्राइसोफाइट्स में सेल वॉल है। अगर बोले हम डायनोफ्लैजेलेट्स, तो उनमें सेल वॉल है। अगर हम बोले यूरिनोइड्स, तो सेल वॉल नहीं है। तो इस तरीके से कुछ के अंदर सेल वॉल है, कुछ के अंदर सेल वॉल नहीं है। क्या इनके पास प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने की संभावना पूरी की पूरी है। क्या ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है, हाँ। क्या टिश्यू लेवल का है, नहीं। क्या ऑर्गन है, नहीं। अगर सिर्फ सेल है तो एक सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हमको प्रोटिस्टा में देखने को मिलते हैं। वी हैव नो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन केस ऑफ प्रोटिस्टा। देन व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन दे हैव, तो दे आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक, खाना खुद से बनाते हैं और किसी और पर डिपेंड भी है। एक्सेप्शन इसके अंदर यूग्लिना खाना खुद से ही बनाता है और डिपेंड करता है हाँ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मिक्सोट्रॉफी। अगर लाइट होगी तो खुद से खाना बनाएगा, अगर लाइट नहीं होगी तो किसी ऑर्गेनिज्म को खा के अपना पेट भर लेगा। सो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉफी न्यूट्रिशन हैवी ऑर्गेनिजम्स। और दूसरी कैटेगरी इसमें कैसे हैं, सेप्रोफाइटिक। स्लाइम मोल्ड की अगर बात करें तो स्लाइम मोल्ड खुद से खाना नहीं बनाता, वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, अदर होस्ट के ऊपर, किसी डेड और डिके सब्सटेंस को यूज करेगा और खा लेगा। दैट इज कॉल्ड एज सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। फंजाई यूकैरियोटिक है। क्या सेल वॉल है, हाँ सेल वॉल बनी है किसकी, काइटिन की सेल वॉल बनी है, जिसका जो किस पॉलीमर है किसका, एन ग्लूकोसामाइन, NAG का पॉली NAG को एक मोनोमर है, उसका पॉलीमर है काइटिन, और काइटिन की सेल वॉल बनी होती है फंजाई में। फंजाई के अंदर सेलुलर लेवल है, हाँ। क्या टिश्यू लेवल है, हाँ। मल्टीसेलुलर लेवल है, हाँ। लेकिन कैसा है, कंडेंस की लूज, तो इट इज लूज टिश्यू। कैसा न्यूट्रिशन है, सबका सेप्रोफाइटिक। प्लांटे इज ऑल मेंबर्स आर यूकैरियोटिक, हार्डली देयर इज एक्सेप्शन। एल्गी में कोई यूनिसेलुलर है, हाँ, बट मोस्ट नोबडी इज प्रोकैरियोटिक, एवरीबॉडी इज यूकैरियोटिक। क्या इनके अंदर प्रेजेंट है सेल वॉल, तो हाँ सेल वॉल प्रेजेंट है। किसी सेल वॉल बनी है, सेलुलोज की सेल वॉल है। क्या इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या ऑर्गन है, यस। टिश्यू है, यस। लेकिन ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स के अंदर नहीं है। प्लांट्स के अंदर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, बट नो ऑर्गन सिस्टम। जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है, वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव नर्वस सिस्टम, है ना, लाइक दैट द सिस्टम्स आर देयर ऑर्गन सिस्टम, बट ऐसे ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट है किसमें, प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में सारे के सारे यूकैरियोटिक, व्हाट इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम एंड दे हैव होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये होगा एक ओवरव्यू। अगर हम डिटेल में जाते हैं किंगडम मोनेरा से शुरू करते हैं, तो एनसीईआरटी बोल रही है द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर बैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं मोनेरा के अंदर वो कौन से हैं, वो है हमारे बैक्टीरिया। अभी क्या बोल रही है आगे, आगे बोल रही है कि किंगडम मोनेरा के अंदर है ना, द बैक्टीरिया द मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप एक सॉइल लेंगे तो एक मुट्ठी भर सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो आपको लद्दाख की ठंडी बर्फों में पाए जाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ज्वालामुखी के अंदर पाए जाते हैं। सो दे आर फाउंड इन वेरी लेस टेम्परेचर ऑल्सो, दे आर फाउंड इन वेरी हाई टेम्परेचर ऑल्सो। इफ समवेयर देयर आर हॉट स्प्रिंग्स, बहुत गर्म पानी निकलता है, आपने देखा होगा जमीन के अंदर से बहुत गर्म पानी निकलता है, वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं। दे आर ऑल्सो एक्सट्रीम कंडीशंस, बैक्टीरिया कैन सर्वाइव देयर ऑल्सो। अगर कहीं पे पीएच बहुत कम है, एसिडिक पीएच है, क्या वहाँ बैक्टीरिया होता है? हाँ, वहाँ भी बैक्टीरिया होता है। सो बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस, एंड मेनी ऑफ द बैक्टीरियाज आर पैरासाइट, दे आर डिपेंडेंट ऑन होस्ट। बिना होस्ट के इन बैक्टीरिया का अस्तित्व नहीं है, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स। अब बात करें बैक्टीरिया के शेप्स की, तो बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप 4 कैटेगरी के हैं। अगर हम देखें तो पहली कैटेगरी में आते हैं हमारे पास कोकाई। कोका मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो स्फेरिकल, गोल गोल लड्डू, हमने देखे ना गोल गोल लड्डू के ऐसा बैक्टीरिया, उनको बोलते हैं हम लोग कोकाई। अगर कॉमन शेप बैक्टीरिया का शेप है तो उसको बोलते हैं विब्रियो। अगर हमारे रॉड शेप के तो उनको बोलते हैं बैसिलस, और अगर स्पाइरल शेप के तो उनको बोलते हैं हम लोग स्पायरिलम। सो दीज आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज देयर मॉर्फोलॉजी। अगर हम बात करें अभी बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन की, तो बैक्टीरिया हमारे पास ऑटोट्रॉफिक भी है और साथ ही हेटरोट्रॉफिक भी है। एनसीईआरटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ना, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है उनका, लेकिन अगर बात करें उनके मेटाबॉलिज्म की तो बोल रहे बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि बैक्टीरिया सब जगह पाए जाते हैं। अब मुझे बताइए, क्या इस धरती के ऊपर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज नहीं होती है? बहुत चेंज होती है। जब इतनी सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही है, उतनी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने के लिए क्या सेम मेटाबॉलिक सिस्टम रहेगा तो सर्वाइव कर सकता है कोई ऑर्गेनिज्म? नहीं कर सकता। इसीलिए बैक्टीरिया को अपने अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी लाना पड़ते हैं ताकि अलग अलग हैबिटाट्स में, अलग अलग सिचुएशन में वो सर्वाइव कर सके। तो सम बैक्टीरिया खुद से खाना बनाते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स, खुद किसी और को डिपेंडेंट, इसलिए बोलते हैं उनको हम लोग हेटरोट्रॉफ्स। आई बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन, तो बैक्टीरिया 2 कैटेगरी में आते हैं, एक आते हैं आर्की बैक्टीरिया, दूसरे आते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब कि जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, और यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, जो कि हमारी तरह जैसे हम नॉर्मल कंडीशन में भी रह रहे हैं। आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये हमारी जो सिचुएशन है कैसे बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया। एसी चल रहा है, बढ़िया कमरा है ना, आपको चाहिए तो चिप्स भी खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, जो खाना आप खा सकते हैं। दैट इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मल सिचुएशन। इस सिचुएशन में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन, सपोज आपको बोल दिया जाए कि भरी धूप में जहाँ 90 डिग्री 49 डिग्री सेल्सियस सपोज टेम्परेचर है, वहाँ पे खड़े हैं वो पढ़ाई करना है, तो कैसा होगा? बहुत मुश्किल जाएगी ना, है ना। अब हम काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया हमारे हैं बहुत चमत्कारी बैक्टीरिया, ये वहाँ भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। 3 कैटेगरी इसमें, हेलोफाइल्स, थर्मोसेरोफाइल्स एंड मेथनोजेंस। इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया वी हैव 2 कैटेगरीज, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में लाइट से बनाने वाले खाना बनाने वाले, लाइट का यूज से खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक, और जो केमिकल का यूज से खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं हम कीमोसिंथेटिक। और हेटरोट्रॉफ्स में या तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे से हाथ में हाथ मिला के काम करते हैं, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और अगर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से होस्ट के फॉर्म में, तो दैट आर कॉल्ड एज पैरासिटिक। थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो आर्की बैक्टीरिया, तो हेलोफाइल्स पहली कैटेगरी है यहाँ पर। एनसीईआरटी ने पहली कैटेगरी दी मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पाया जाता है ये? इन द गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स। कौन है रुमिनेंट एनिमल्स? जो कि चढ़ते हैं, जुगाली करते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में। मतलब इन्होंने क्या किया है, एक सिस्टम बना लिया अपने अंदर। क्या सिस्टम बनाया है? अगर बहुत सारी घास है तो बहुत सारी घास खा लेंगे, अपने पेट में स्टोर कर लेंगे, और बाद में उसको वापस ले जाएंगे मुंह के अंदर, उसको चबाते रहेंगे, डाइजेशन करते रहेंगे। तो जब खाते हैं ये लोग तो निकल जाते हैं फटाफट, ताकि बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा भरोसा नहीं, और बाद में उसको वापस से मुंह में लाकर उसका डाइजेशन करते थे। ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम लोग रुमिनेंट एनिमल्स। इनकी गट में, डाइजेस्टिव गट के अंदर ये एनिमल्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोजेंस। और जब ये गोबर निकलता है ना, गोबर कहाँ से निकलता है? गाय से निकलता है। तो गाय के गोबर के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। क्यों प्रेजेंट होंगे? क्योंकि गोबर कहाँ से है? गट में से निकला है, और ये गट में कौन है? मिथेनोजेंस। और ये मिथेनोजेंस गोबर के अंदर प्रेजेंट होने के कारण क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस। और मीथेन गैस का इसलिए दूसरा नाम क्या है? गोबर गैस।
है तक सभी को, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा हेलोफाइल्स। तो हेलोफाइल मतलब क्या, ऐसे बैक्टीरिया जो कि हलाइन सिचुएशन, हलाइन मतलब क्या है, हलाहल नहीं, हलाइन मतलब क्या है, जो हमारा सलाइन सिचुएशन, सलाइन मतलब क्या होता है, सैलिनिटी, जहाँ पे पीएच कैसा है, ज़्यादा है, बेसिक पीएच है। तो बेसिक पीएच सिचुएशन में जो हमारे बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, हेलोफाइल्स। लेकिन जो बैक्टीरिया है ना बहुत हाई टेम्परेचर या एसिडिक सिचुएशन में सर्वाइव कर जाते हैं उनको बोलते हैं हम थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर और एसिडिक का मतलब होता है लो पीएच। तो ये हाई टेम्परेचर और लो पीएच, ये कंडीशन को बोलते हैं हम थर्मो एसिडो कंडीशन। उस कंडीशन में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करता है उसको बोलते हैं हम थर्मो एसिडोफाइल्स। तो 3 बैक्टीरिया आते हैं आर्की बैक्टीरिया में। कौन से 3 बैक्टीरिया आते हैं, पहला आता है आपका मिथेनोजेंस, मिथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले, दूसरे आते हैं आपके हेलोफाइल्स और तीसरे आते हैं आपके कौन, थर्मो एसिडोफाइल्स। ये 3 बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं कौन सी कैटेगरी को, आर्की बैक्टीरिया कैटेगरी को। इसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारी आती है किसकी, दूसरी कैटेगरी आती है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको, यू बैक्टीरिया। दे हैव अ रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजिलम। अगर फ्लैजिला होगा तो क्या कर पाएंगे, ये मोशन कर पाएंगे, एक जगह दूसरी जगह घूम पाएंगे। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में फोटोट्रॉफिक भी और कीमोसिंथेटिक भी, और हेटरोट्रॉफ्स में जो कि पैरासिटिक और सिम्बायोटिक है। इसमें एनसीईआरटी ने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है साइनोबैक्टीरिया को। तो साइनोबैक्टीरिया है ना, आप देखेंगे ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये सबके सब कौन है, ये सब साइनोबैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया हैज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इनके पास, और इनके ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, और फिलामेंट के फॉर्म में जब प्रेजेंट है तो इनके बाहर एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीट। क्या करती है शीट, ये शीट इनको प्रोटेक्ट करती है वाटर के डेसिकेशन होने से। जब पानी नहीं होगा तो इट विल प्रोटेक्ट देयर वाटर सो दैट दे कैन सर्वाइव इवन इन द कंडीशन वेयर वाटर इज नॉट अवेलेबल, सूखा पड़ गया इनके लिए। लेकिन साथ ही साथ इनके एक और बहुत अच्छा काम होता है इनका, क्या काम होता है इनका, ये कर सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली इनहेल करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम ऑर्गेनिज्म को है। लेकिन ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। किस तरीके से, अगर आप बात करें डीएनए की, तो डीएनए के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। डीएनए बना होता है नाइट्रोजनस बेसिस से। आपके अंदर बॉडी में प्रोटीन है, प्रोटीन से पूरा काम चल रहा है। वो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड्स के अंदर अमाइन ग्रुप, वो अमाइन ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, NH3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी का बहुत सारा फंक्शन रुक जाएगा इफ वी डोंट हैव नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ह्यूमन, ये एनिमल साइकिल के अंदर लेके आने का जो काम है ये बैक्टीरिया करते हैं। कौन से बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। व्हाई, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इनके पास एक स्पेसिफिक सेल होता है, उसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। तो ये हेटेरोसिस्ट का थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है। द वॉल्स ऑफ दिस सेल्स आर वेरी थिक एंड दे कैन डू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वेरी डिफिकल्ट टर्म, वी विल डिस्कस इन द फोटोसिंथेसिस चैप्टर, बट अभी हम इतना जान लेते हैं कि हेटेरोसिस थिक सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स, थिक सेल वॉल के स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पास एबिलिटी क्या करने की, नाइट्रोजन फिक्सेशन की। आपको बोलेगा सर कि सेल वॉल थिक क्यों है बाकी सेल से कंपैरिजन में, तो सेल वॉल इसलिए थिक है क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेस। क्या नाम है एंजाइम का, नाइट्रोजिनेस। अगर ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम को काम करना है तो इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन इसकी दुश्मन है। जहाँ ऑक्सीजन होगी वहाँ नाइट्रोजिनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम से अगर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा कंडीशन बनाना पड़ेगा जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो। तो फिर ये हेटेरोसिस ने क्या किया, इन हेटेरोसिस ने अपने घर की दीवारें बहुत मजबूत कर दी, बड़ी कर दी, ताकि ऑक्सीजन अंदर नहीं आ सके। और बाहर ताला लिख दिया और नोटिस बोर्ड लगा दिया। क्या नोटिस बोर्ड लगाया, नो एंट्री फॉर ऑक्सीजन, हेंस दे कैन डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने आपको इन 2 ऑर्गेनिजम्स का, नॉस्ट्रॉक एंड एनाबिना, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ये बीच में हेटेरोसिस्ट, और जो हेटेरोसिस्ट नहीं है उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स, दो सेल्स विच डू फोटोसिंथेसिस बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये एनाबिना आपका। तो ये ऑसिटोरिया, नॉस्ट्रॉक, ये भी एक तरीके के साइनोबैक्टीरिया ही है। अभी दूसरी कैटेगरी आती है इनके अंदर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की। तो कौन है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, अमोनिया, इनका यूज करके एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। कैसे, बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। जब नाइट्रेट्स और अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एटीपी। और इस एटीपी का यूज करेंगे ये खाना बनाने के लिए। जिस प्रकार आप ऑर्डर करते हैं अपना गैस सिलेंडर, वो गैस सिलेंडर आपके घर पे आता है, तो आपका ऑर्डर करने की जो प्रोसेस है गैस सिलेंडर को, वो प्रोसेस है आपका ऑक्सीडेशन और नाइट्रेट्स। जब आपका आ गया गैस सिलेंडर तो उसको जलाए खाना बनाने की प्रोसेस है यूजिंग एटीपी इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो ये 2 स्टेप में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन यूज कर रहे हैं। कौन सी केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन।
किसका ऑक्सीडेशन? नाइट्राइड्स का, नाइट्रेट्स का और अमोनिया का। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके क्या बनाते हैं? ये एटीपी। उस एटीपी से क्या करेंगे? ये एटीपी से फूड प्रोडक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में आपने बहुत मेहनत किया, काम किया, जब आपने जॉब किया तो सर आपको 1 महीने के बाद मिलती है आपको सैलरी। वो सैलरी क्या है? एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी मिल गया आपको। अब उस सैलरी का खर्चा करके आप कमाएंगे बहुत सारे पैसे, मतलब पैसा आप कुछ खाना मतलब खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, कुछ भी ऐशो आराम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम होता है। अभी यहाँ पर है ना, और उन्होंने एग्जांपल दिया है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को साइक्लिंग करने में हमको ये चाहिए होता है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल एंथर दिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये 4 तरह के न्यूट्रिएंट्स है। इनकी रिसाइकलिंग में बहुत योगदान प्रदान करता है कौन? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हाँ, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट, दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑल्सो। दूसरे हमारे पास है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि खाना खुद से नहीं बना रहे, दे आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो एनसीईआरटी बोल रही है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कुछ और काम करते हैं क्या? तो बहुत सारा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सो दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो आप जो दही देखते हैं वो दही किसके कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। तो यू बैक्टीरिया है और साथ ही साथ हेटरोट्रॉफिक मीन्स डिपेंडेंट है किसी और बैक्टीरिया के ऊपर अपने खाने के लिए। एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक बनाने के बहुत सारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोकोकस, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमने देख लिया ऑलरेडी, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि रूट्स के नोडल्स को फॉर्मेशन करता है। देन पैथोजेनिक, बहुत सारे पैथोजेनिक है। कोलेरा करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया हमारे पास? विब्रो कोलेरी। टाइफाइड करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है? साल्मोनेला टाइफी। फिर यहाँ पर टेटेनस करने के लिए क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी। फिर सिट्रस करने के लिए ज़ैंथोमोनस सिट्री। ये ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है जो कि डिजीज भी कॉज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ फिशन। 2 बैक्टीरिया साथ में आते हैं, इनके अंदर पिलाई का फॉर्मेशन होता है और पिलाई का फॉर्मेशन करके ये अपने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन। दैट इज सेक्सुअल काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर। एंड if they want to reproduce by asexually then there is fission process। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। पहले होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, उसके पहले होता है मेसोसोम का डिवीजन और लास्ट में होता है सेल वॉल का डिवीजन। ऐसे करके एक बैक्टीरिया से बन जाते हैं 2 बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं फिशन और ए माइटोसिस। आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 2 बैक्टीरिया सेपरेट हो रहे हैं। डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेट हो चुका है, अब साइटोप्लाज्म और सेल वॉल अलग अलग हो रहे हैं। तो दिस इज देयर रिप्रोडक्शन। अब लास्ट में बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा भी एक तरह का यू बैक्टीरिया है। इसकी में क्या यूनिक चीज़ है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ओनली दिस माइकोप्लाज्मा इज द ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव सेल वॉल, अदरवाइज most of the bacteria have cell wall with them, which is made up of mucopolysaccharide. So the organism without cell wall and it is the smallest living cell known। सबसे छोटा सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा। आपने पढ़ा है PP येलो प्लूरो है ना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के बिना भी काम चल जाता है। फैकल्टेटिव क्या बोलेंगे इनको हम? एनारोब्स बोलेंगे इनको, फैकल्टेटिव एनारोब्स। मैनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना, मतलब इनको चाहिए होती है ऑक्सीजन लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी काम चल जाएगा, इसलिए बोलते हैं इनको फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा किंगडम मोनेरा। अब हम आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर। तो किंगडम प्रोटिस्टा अगर हम देखें तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स है वो है यूकैरियोटिक। अभी तक हमने जो देखा मोनेरा वो ऑर्गेनिजम्स कैसे थे? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा कैसा हो गया? यूकैरियोटिक। साथ ही साथ कुछ के अंदर सेल वॉल है, कुछ के अंदर सेल वॉल नहीं है। और सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर आ गया आपके पास मोशन करने के लिए बहुत से स्ट्रक्चर। इनके पास अभी पहिए आ गए, ये दौड़ने लगे, चलने लगे। या तो फ्लैजिला आ गया, तो सूडोपोडी आ गया, या तो इनके पास सीलिया आ गया, है ना। इस तरीके से उन्होंने चलना शुरू कर दिया और इनके पास एक स्ट्रक्चर आ गया, लेयर ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज पेलिकल। और चमत्कार की बात क्या है कि देश बायोलुमिनेंस, रात में भी चमकता ही है ना। दिन में सूरज चमकता है और रात में तो चंद्रमा इतना चमकता नहीं है। तो ये कौन चमकता है? ये बायोलुमिनेंस शो करने वाला ऑर्गेनिज्म। आपने जुगनू देखा है? जुगनू, जैसे जुगनू अपनी लाइट खुद से निकालता है, वैसे इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है प्रोटिस्टा में जो खुद की लाइट खुद बनाते हैं। तो अभी क्या है इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रोटिस्टा मीन्स इट इंक्लूड्स सिंगल सेल यूकैरियोट्स, एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म और साथ ही साथ यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वाटिक, ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स पानी में पाए जाते हैं। हार्डली देयर आर प्रोटिस्टा व्हिच आर फाउंड ऑन लैंड, some are like slime mold, whereas most of them are found in aquatic. They form a link with plants and animals। मतलब अगर आप देखें प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा एडवांस कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? प्लांट बन जाएगा। जैसे आपका रेडमी नोट 8 उसको एडवांस कर दिया तो रेडमी नोट 9 या रेडमी नोट 10 या आईफोन 14 को एडवांस है तो आईफोन 15 फिर 16। तो दे आर प्रीकर्सर्स, वी कैन से प्रोटिस्टा आर द प्रीकर्सर्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम ऑर्गेनिज्म। सो हेंस दे फॉर्म अ लिंक।
है ना। फिर सेल्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कंटेन डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, विद दैट दे हैव cilia or flagella for the motion, and they reproduce both the ways, asexually also and sexually also. अभी हम देखें प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन, तो 5 मेन कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा में। कौन कौन से? क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोअन्स। अब इनमें से हम पढ़ेंगे पांचों के पांचों, आज ध्यान से सुनना है आपको। किंगडम प्रोटिस्टा, पहला ऑर्गेनिज्म आता है क्राइजोफाइट्स। तो क्राइजोफाइट्स क्या है? क्राइजोफाइट्स में आंसर लिखा है, 2 ऑर्गेनिजम्स आते हैं, डेस्मिड्स विच आर कॉल्ड एज गोल्डन एल्गी, और साथ में आपके डायटम्स। डायटम्स और डेस्मिड्स को आपने जोड़ दिया तो बन गया बच्चों कौन? क्राइजोफाइट्स। इन क्राइजोफाइट्स की खासियत क्या है कि दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड दे हैव अ सेल वॉल ऑफ सिलिका। किसी सेल वॉल इनके पास? सिलिका की सेल वॉल है ना। सिलिका की सेल वॉल होने से क्या है इनके पास? आपने देखा है, हमने कभी नहाया होगा, सब नहाते हैं हमारे बच्चे। अब नहाते हैं तो आप साबुन भी लगाते होंगे, आशा करता हूँ मैं, या तो आजकल बॉडी वॉश का ज़माना आ गया है। तो आप साबुन लेते हैं तो साबुन को एक डब्बे के अंदर रखा जाता है, उसको बोलते हैं सोप बॉक्स। तो सोप बॉक्स में एक होता है कंटेनर और एक होता है लिड। तो 2 कवरिंग हो गई, एक हो गया नीचे कंटेनर, उसके ऊपर हो गया लिड। वो ढक्कन दिखा मैंने, मतलब कोई भी डब्बा लिया होता है, डब्बे में एक डब्बा होता है और उस डब्बे का ढक्कन होता है। तो ये डब्बा और डब्बे के ढक्कन इसकी तरह दो ओवरलैप, कैसे कहते हैं आप, 2 लेयर वाले एपिथिका और हाइपोथिका लेयर का इनका सेल वॉल बना होता है। नीचे का लेयर हाइपोथिका, ऊपर का लेयर एपिथिका। सो 2 थिन overlapping shells which fit together as in soap box, such kind of सिलिका की सेल वॉल पाई जाती है किसके अंदर? डायटम्स के अंदर। और ये डायटम्स जब मर जाते हैं तो हजारों सालों के बाद जब ये मर जाएंगे तो कहाँ जाके अटकेंगे? या अटकेंगे ओशन के बेड पे। तो ओशन के बेड पे इनके मरने से एक लेयर बनती आती है, लेयर बनती आती है। क्यों लेयर बन जाती है भैया? क्योंकि जो सिलिका है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो एक थिक लेयर बन जाती है, उसको बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। फॉर एग्जांपल, एक पानी का ग्लास लिया आपने और उस पानी के ग्लास के अंदर बहुत सारी मिट्टी डाल दी और ऐसे हिलाया, किसको? पानी के ग्लास के अंदर पानी, उसको ऐसे आपने किया और थोड़ी देर के उसको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दिया। धीरे आप क्या देखेंगे? जो पूरे पानी के पार्टिकल्स, जो मिट्टी के पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे जा जाएंगे, कहाँ बैठ जाएंगे? दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। द सेम वे इस सिलिका के शेल के बने हुए डायटम जब मरते हैं तो सब कहाँ बैठ जाते हैं? ओशन के बेड पे। उससे ओशन के बेड पे एक लेयर बनती है, उसको बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। और ये डायटोमेशियस अर्थ को आप जब खोदेंगे तो आपको एक पाउडर मिलेगा, व्हाइटिश पाउडर, उसको हम क्या बोलते हैं? डायएटामाइड ऑक्लेशकोर। ये डायएटामाइड पाउडर से बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इफ यू वांट टू फॉर्म मेनी सिरप्स, तो सिरप्स बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इनको, है ना। सिरप्स बनाना है आपको, या फिर आपको रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में आपको कुछ रिफाइन करना है तो उसके लिए कहते हैं, आपको मेटल को पॉलिश करना है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं किसी डायटोमाइड पाउडर से, जो कि मिलता है डायटोमेशियस अर्थ से। और दूसरा क्या है? दीज डायटम्स आर कॉल्ड एज चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। ओशन के अंदर बहुत बड़ा योगदान है इनका, क्या बनाने का? ऑक्सीजन। प्रोड्यूसर्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करना, इसीलिए इनको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। दे प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो एक बहुत बड़े ओशंस के अंदर प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में कौन आते हैं? आपके डायएटम्स। और साथ ही साथ इनको बोला जाता है प्लैंकटन, है। हम पढ़ते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन की कैटेगरी में आते हैं कौन? हमारे क्राइजोफाइट्स। वेरी गुड। अभी हम देखें दूसरे कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स, तो दूसरी कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में आते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। डाई का मतलब होता है 2, फ्लैजेलेट्स का मतलब होता है फ्लैजिलम। 2 फ्लैजिला के बने होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग डायनोफ्लैजेलेट्स। अभी डायनोफ्लैजेलेट्स बहुत सारे तरह कलर शो करते हैं। कौन कौन से कलर शो करते हैं? येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स। ये अलग तरह के पिगमेंट्स हमको कलर शो करते हैं। साथ ही इनकी जो प्लेट्स है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, स्टिफ प्लेट्स बाहर की सरफेस पे। और इनके पास 2 फ्लैजिला है, एक है लॉन्जिट्यूडिनल और दूसरा है ट्रांसवर्स। इस तरीके से 2 फ्लैजिला इनके ग्रूव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये ग्रूव दिख रहा है आपको, ग्रूव। उस ग्रूव के अंदर बैठी है, जैसे तलवार की ना क्या बोलते हैं कवरिंग होती है ना, तो उस तरीके से तलवार को मान में रखते हैं। तो वैसे यहाँ पर ये अपनी फ्लैजिला को राउंड है ना घुमा के रखते हैं अपने शेल की, जो अपने जो स्टिफ प्लेट्स की बने हुए शेल होता है उसके अंदर। और इनके पास बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे कैन किल मैनी फिशेस ऑल्सो। और आपको दिखाई देगा रेड सी, रेड टाइड। कई बार क्या होता है ना कि समुद्र में आपको लाल लाल दिखाई देगा। वो कैसे दिखाई देगा लाल लाल? बिकॉज ऑफ द वेरी हाई ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन एज डायनोफ्लैजेलेट्स। अगली कैटेगरी आती है यूग्लिनॉइड्स की। तो यूग्लिनॉइड्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये यूग्लिनॉइड्स
आर द ऑर्गेनिजम्स विच हैव पिगमेंट्स वेरी सिमिलर टू द हायर प्लांट्स। इनके पास जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए बी सी, ये पिगमेंट किससे मैच करते हैं? हायर प्लांट्स से। ये प्रोटिस्टियंस है, ये वही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन इनके पिगमेंट किसकी तरह है? हायर प्लांट्स की तरह है। दूसरी चीज इनके पास प्रेजेंट है स्टिग्मा। क्या होता है ये स्टिग्मा? ये स्टिग्मा से ये देखते हैं कि अच्छा लाइट कहाँ प्रेजेंट है। अगर जहाँ लाइट प्रेजेंट होगा तो वहाँ पहुँच जाएंगे और उससे खाना बना लेंगे, और अगर लाइट नहीं मिल रहा है तो फिर किसी ऑर्गेनिज्म को खा के अपना काम चलाते रहेंगे। साथ ही साथ इनके पास क्या प्रेजेंट है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंड दे ऑल हैव अ लेयर ऑफ प्रोटीन। दैट लेयर ऑफ प्रोटीन इन न्यूक्लियोइड्स इज कॉल्ड एज पेलिकल। साथ ही साथ प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड फ्लैजिला। तब देखेंगे दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, बट विच काइंड ऑफ फ्रेश वाटर? विच इज स्टैग्नेंट। जो पानी ठहर चुका है उस ठहरे हुए पानी के अंदर जो बैक्टीरिया हमको मोस्टली ग्रो करते हुए देखने को मिलता है वो है हमारा यूग्लिनॉइड्स। और ये यूग्लिनॉइड्स के पास मूवमेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक लेयर बनी है प्रोटीन की, जिसका नाम है पेलिकल। ये पेलिकल लेयर मसल्स की तरह कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, जिससे ये हमारे यूग्लिनॉइड्स काफ़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। और ये पेलिकल लेयर के अलावा इनके पास प्रेजेंट है 2 फ्लैजिला। अब जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास 2 फ्लैजिला होता है तो उसको हम बोलते हैं बायफ्लैजिलेट, और ये 2 फ्लैजिला का लेंथ अलग अलग है। जब 2 फ्लैजिला हो और दोनों फ्लैजिला का लेंथ अलग अलग हो तो ऐसी कंडीशन हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एन आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट मीन्स 2 फ्लैजिला विद सेम लेंथ, एन आइसोकॉन्ट मीन्स 2 फ्लैजिला बट द लेंथ इज डिफरेंट। अब अगर 2 फ्लैजिला और उनका शेप सेम हो तो उसको बोलते हैं होमोकॉन्ट, लेकिन अगर 2 फ्लैजिला और शेप अलग अलग हो जाए उसको बोलते हैं हेट्रोकॉन्ट। तो ये यूग्लिनॉइड्स के अंदर एन आइसोकॉन्ट कंडीशन, 2 फ्लैजिला विद डिफरेंट लेंथ, और साथ ही साथ हेटेरोकॉन्ट मींस 2 फ्लैजिला विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप। तो शेप की डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक होता है टेंसिल शेप और दूसरा होता है हमारा विप्लैश। तो दोनों तरह के शेप की फ्लैजिला यहाँ पाए जाते हैं। और मैंने आपको बताया मिक्स्ड ट्रॉफी न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? फर्स्ट दे शो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो खाना बना लेंगे, लेकिन जब लाइट नहीं होगी तो किसी ऑर्गेनिज्म को खा के अपना जीवन चलाएंगे, दैट इज हेटेरोट्रॉफी। तो दोनों तरह से काम करते हैं, फोटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी। दिस इज अ यूनिक थिंग ऑफ यूग्लिनॉइड्स। तो अभी तक हमने जो 3 कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स पढ़े प्रोटिस्टा में, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स, ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिजम्स खुद से खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक है। लेकिन अभी हम जो 2 और कैटेगरी के प्रोटिस्टियंस पढ़ने वाले हैं उन दोनों के पास खाना बनाने की एबिलिटी नहीं है। आइदर दे आर सेप्रोफाइटिक और दे आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें अभी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की तो वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है हमारा स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ग्रो करते हैं डेड और डिके सब्सटेंस पर। डेड और डिके सब्सटेंस क्या है? जो भी चीज ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं डेड और डिके सब्सटेंस। जैसे एक पेड़ वो मर गया तो उसके जो सड़े गए लीव्स है, फ्लावर्स है, स्टेम है, रूट्स है, उन सबको हम बोलते हैं डेड और डिके सब्सटेंस। एक जनरल वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया उनके लिए, डेट्रिटस। तो डेट्रिटस के ऊपर फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म है स्लाइम मोल्ड। और ये ऐसा नहीं कि थोड़े मोड़े ग्रो करते हैं, वो ग्रो करते हैं हंड्रेड्स ऑफ फीट्स तक ग्रो कर जाते हैं, इतने लंबे लंबे सेल्स होते हैं ये। और दूसरी बात ये कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, और इनका जो वेजिटेटिव बॉडी है वो कैसा होता है? थैलस लाइक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ थैलस लाइक? अनडिफरेंशिएटेड। आपकी और मेरी बॉडी के अंदर डिफरेंशिएशन है। वी हैव हेड, वी हैव एब्डोमेन, वी हैव थाइज, वी हैव हैंड्स। दिस काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन इज देयर इन आवर बॉडी। एंड डॉर्सल, वेंट्रल, ये सब बोल सकते हैं, अप डाउन फ्रंट बैक, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए यूज हो सकता है। लेकिन ये जो स्लाइम मोल्ड की बॉडी है इसको देख के आप पता नहीं कर सकते कि फ्रंट क्या, बैक क्या, ऊपर क्या, नीचे क्या, डॉर्सल क्या, वेंट्रल क्या। दिस काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन इज नॉट देयर। ऐसी अनडिफरेंशिएबल जो बॉडी है उसको हम बोलते हैं थैलस। तो थैलस लाइक वेजिटेटिव बॉडी इज सीन इन स्लाइम मोल्ड। और ये वेजिटेटिव बॉडी एक समय के बाद रिप्रोडक्शन करने का जब समय आता है तो बनाती है रिप्रोडक्टिव बॉडी। वो रिप्रोडक्टिव बॉडी आपको लॉलीपॉप की तरह दिखती है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये लाल कलर के लॉलीपॉप दिख रहे हैं ना आपको, बस ये लाल कलर के लॉलीपॉप क्या है? ये सब के सब है रिप्रोडक्टिव बॉडी, जिसके अंदर बनने वाले हैं बहुत सारे स्पोर्स। जब भी कोई स्पोर्स किसी स्ट्रक्चर कैविटी के अंदर बनते हैं तो ऐसे स्पोर्स को हम लोग बोलते हैं एंडोजिनस स्पोर्स। तो ये स्लाइम मोल्ड अपनी रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर स्पोर्स बनाते हैं। किस तरह के स्पोर्स? एंडोजिनस स्पोर्स, क्योंकि कैविटी के अंदर बन रहे हैं, और जब समय आएगा रप्चरेशन का तो रप्चर होगी, उन स्पोर्स को बाहर रिलीज कर देंगे। उनके रिलीज होने के बाद जर्मिनेट होंगे ये स्पोर्स और नए स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अभी एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने की बात, एक पॉइंट ध्यान रखने का है क्या कि जो स्पोर्स बनते हैं स्लाइम मोल्ड के अंदर उन स्पोर्स में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। स्लाइम मोल्ड्स डू नॉट हैव सेल वॉल बट देयर स्पोर्स हैव सेल वॉल, एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है। तो ये सब यहाँ पे आंसर ने लिखा है, द मूवमेंट ऑफ स्पोर्स विच आर रिलीज इज हैपनिंग मोस्टली बाय द हेल्प ऑफ एयर। एयर के थ्रू ये रिलीज होते हैं स्पोर्स। प्रोटोजोन्स,
नेक्स्ट कैटेगरी है, तो प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और ज़ोआ का मतलब होता है एनिमल्स। प्रोटोजोन्स मीन्स प्रिमिटिव एनिमल्स। ये प्रिमिटिव एनिमल्स 4 कैटेगरी के कौन कौन सी है ना, दे आर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड, दे आर सिलेटेड एंड स्पोरोजोन्स। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। तो अमीबॉइड मतलब कि अमीबा लाइक है ना, अमीबॉइड मीन्स अमीबा लाइक। कहाँ ग्रो करते हैं ये ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर में, है ना। फ्रेश वाटर मतलब कि जो पीने लायक, मतलब जनरली जो नदियों का पानी तो उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। और कुछ पाए जाते हैं सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल के अंदर, बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। दे हैव सूडोपोडिया फॉर द मूवमेंट, एग्जांपल इज अमीबा। द यूनिक थिंग अबाउट देम इज दे हैव सिलिका शेल्स, some marine forms have silica shells for protection. Another example is Entamoeba, which is showing parasitic kind of nutrition. Flagellated protozoans, ऐसे प्रोटोजोन जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है फॉर मूवमेंट, दे आर कॉल्ड एज फ्लैजिलेटेड। जनरली ये भी पाए जाते हैं वाटर के अंदर, फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। दे कॉज अ डिजीज कॉल्ड एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जांपल दिया इसमें ट्राइपेनोसोमा का। सिलिएटेड मतलब कि इनके पास प्रेजेंट है सिलिया, बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप सभी जानते हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम एग्जांपल ऑफ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। इनके पास एक यूनिक चीज होती है, क्या, कैविटी है खाना खाने के लिए। वो कैविटी का नाम क्या है, गुलेट। ये गुलेट कैविटी ओरल कैविटी की तरह होती है जिससे हम खाना खाते हैं, उसी तरह इनके पास गुलेट है जहाँ से वो फूड को इनगल्फ करते हैं। एग्जांपल क्या है इनका, पैरामीशियम। और लास्ट कैटेगरी इनका स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स आर दैट काइंड ऑफ प्रोटोजोन्स जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उनके अलग अलग स्टेजेस में, और ये स्पोर्स मेनी टाइम्स बहुत इन्फेक्शियस होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। एग्जांपल इसमें प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज काइंड ऑफ प्रोटोजोआ विच कॉजेज डिजीज मलेरिया। तो ये हमारा हो गया किंगडम प्रोटिस्टा। तो शुरू करते हैं किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो हम लोग अपने सभी को एक्सपीरियंस, आप कभी हॉस्टल में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं अपने पेरेंट्स से दूर, तो आपके पेरेंट्स ने आपको सभी कुछ खाने के लिए दिया, लेकिन वो कभी कभी उस पर फफूंद लग जाती है, सफ़ेद कलर की फंगस लग जाती है। आपने ब्रेड पे ब्लैक कलर की फंगस लगते हुए देखी होगी। तो ये सब जो फंजाई ऑर्गेनिजम्स है ये ग्रो करते हैं डेड और डिके ऑर्गेनिजम्स के, डेड और डिके सब्सटेंसेस पे, जिनको हम कॉमनली बोलते हैं डेट्रिटस। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में स्लाइम मोल्ड नाम का एक प्रोटिस्टा था, वो भी ग्रो करता है डेड और डिके सब्सटेंस पे। तो क्या डिफरेंस है स्लाइम मोल्ड और किंगडम फंजाई के अंदर? तो मेन डिफरेंस है उनके स्ट्रक्चर का। स्लाइम मोल्ड का वेजिटेटिव बॉडी हमारा बना था प्लाज्मोडियम के प्लाज्मोडियम की तरह, लेकिन किंगडम फंजाई बने होते हैं लॉन्ग इलॉन्गेटेड ट्यूब लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर से, जिनको हम बोलते हैं हाइफे। और ये हाइफे का नेटवर्क कहलाता है माइसीलियम। उदाहरण के तौर पे आपने सेवई की खीर खाई है, तो सेवई की खीर के अंदर जो सेवैयाँ हैं वो जिस तरीके से इंटरकनेक्टेड होती है, बस उसी तरीके से होता है हमारा फंजाई। और वो जो सिंगल एक सेवई है सर, वो सिंगल सेवई हमारी है एक सिंगल हाइफे। वो हाइफे का नेटवर्क आपने मिलकर बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज माइसीलियम। आपने घर में धागा है, वो धागा का गुच्छा बन गया, तो एक धागा आपका हाइफे, लेकिन धागा का गुच्छा मिलकर कहलाता है माइसीलियम। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट होता है किंगडम फंजाई बाकी सभी जगह पर। आपसे पूछा जाए फंजाई वेयर इज फाउंड, दैट इज फाउंड एवरीवेयर। आपके बालों के अंदर फंजाई है, आपके नाखून के अंदर फंजाई है ना। आपने वुड देखा है तो लकड़ी के ऊपर फंजाई, लकड़ी के अंदर फंजाई होती है। हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर फंजाई है। गोबर के ऊपर फंजाई रोका जाता है। सो एवरीवेयर वेरेवर यू फाइंड इन द नेचर, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू हैव फंजाई। इवन इन द कोल, जो कोयला है वहाँ पर भी फंजाई प्रेजेंट होती है। सो द फंजाई इज ओमनी प्रेजेंट इन वन सेंस, सब जगह पाया जाता है। बट हार्डली वी हैव फंजाई इन वाटर, मीन्स देयर आर फंजाई विच आर फाउंड इन वाटर, बट देयर आर वेरी लेस इन नंबर इन कंपेरिजन टू देयर अदर प्लेसेस। अभी किंगडम फंजाई की सबसे यूनिक चीज़ जो इसको अलग बनाती है बाकी सब किंगडम से, वो है इसका हैप्लॉइड नेचर। बाकी सब ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक और साथ ही साथ डिप्लॉइड है, उनके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फंजाई एकमात्र ऐसा किंगडम है जहां सारे ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड है। तो किस तरीके से इनके अंदर फिर रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के लिए मियोसिस करके गैमेट्स बनाना इज वेरी इजी, बट हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो किस तरीके से होगा हम लोग आज देखेंगे। तो किंगडम फंजाई थोड़ा सा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं। सो दे आर हेटेरोट्रॉफिक बिकॉज दे आर फीडिंग ऑन डेड एंड डिके। कॉस्मोपॉलिटन बता दिया मैंने आपको, सब जगह पाया जाता है, वाटर, एयर, वाटर, सॉइल एवरीवेयर। अब ये फंजाई को ग्रो करने के लिए कौन सा एटमॉस्फेयर काफ़ी सूटेबल है? तो जहाँ पर थोड़ी सी नमी हो, थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट है और साथ ही डार्क रीजन है, मतलब कि लाइट उतना एक्सेसिबल नहीं है, उस जगह पर आपका फंजाई काफ़ी ग्रो करता है। तो ऐसा समय होता है बारिश का सीज़न। बारिश के सीज़न में आपके कपड़ों के अंदर फंजाई ग्रो करना बहुत आसान है। अगर आप कपड़ों को नहीं धो रहे हो ढंग से, है ना, तो वहाँ पर कपड़ों में बहुत जल्दी फंगस ग्रो कर जाता है, क्योंकि आपका पसीना अगर कपड़ों में रह गया है और आपने उस कपड़ों को किसी कपड़ों के ढेर में रख दिया, so they causes many infection, then you have many skin infection because of this fungi, so hence cleanliness becomes very important. So NCERT बोल रही है warm और humid,
ऐसे कंडीशंस में हमारा फंजाई बहुत आसानी से ग्रो करता है। आपने मशरूम खाया है, टोडस्टोल खाया है, ये सब भी क्या है, एक तरह के फंजाई है। टुडे एनसीईआरटी सेज देयर आर मेनी मार्केट्स बेस्ड ऑन मशरूम प्रोडक्शंस, है ना, बहुत सारा पैसा लोग कमा रहे हैं मशरूम बना के। आप में से कोई नीट क्लियर नहीं कर पाता, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है मशरूम का बिजनेस करने का। नाउ ये फंजाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर है, दैट इज दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। अभी बहुत सारे हमारे पास पॉलीमर्स है, वी हैव प्रोटीन्स एज पॉलीमर्स, वी हैव शुगर्स पॉलीसैकेराइड्स एज पॉलीमर्स, वी हैव स्टार्च एज पॉलीमर, देन वी हैव डीएनए एज पॉलीमर, ऐसे बहुत सारे पॉलीमर है। तो कुछ ऐसे हमारे पास पॉलीमर्स है जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसमें से एक हमारा पॉलीमर है काइटिन। सो काइटिन इज अ पॉलीमर विच इज शुगर कंटेनिंग शुगर, नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर, उसका बना हुआ पॉलीमर है काइटिन। इसका मोनोमर यूनिट है NAG, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। और ये फंजाई काइटिन की सेल वॉल के साथ साथ हमको शो करता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जनरली जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दे फेल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बिकॉज जनरली सेल वॉल्स आर इम्परमिएबल, मतलब कि वो परमिशन नहीं देते मॉलिक्यूल्स को अंदर आने के लिए। बट काइटिन की सेल वॉल होने के बावजूद फंजाई बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन शो करता है। हम आ जाके देखेंगे लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों साथ में मिलकर एक दूसरे को मदद करते हैं। तो फंजाई का मेन रोल वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है और उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके खाना बनाने का काम है एल्गी का। तो इस तरीके से दोनों का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वी फाइंड इन लाइकेन। अभी ये फंजाई बात करें इनके ऑर्गेनाइजेशन की, सो देयर आर यूनिसेलुलर फंजाई whereas देयर आर सम मल्टीसेलुलर फंजाई ऑल्सो। तो आपसे पूछा जाए यूनिसेलुलर फंजाई कौन से है, तो बहुत कॉमन है ईस्ट। आप लोग केक्स खाते हैं, बेकरीज, इडली, है ना, ये सब डोसा ये जो खाते हैं उसके बैटर को बनाने के लिए आपको ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही सिनसाइट्रियम एक फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर, तो दो ही फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, इसके अलावा बाकी सारे फंजाई मल्टीसेलुलर हैं। और ये फंजाई क्या कुछ काम में भी आता है क्या, तो हाँ, सम फंजाई आर देयर विच आर यूजफुल ऑल्सो फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम जैसे देखेंगे पहला सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नाम का, पेनिसिलियम नोटाटम नाम के फंजाई से डिस्कवर किया गया था। और क्या ये हार्मफुल है फंजाई, तो हाँ बहुत हार्मफुल है। हमारा आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं। प्लांट्स के अंदर हमको लीफ कर्लिंग, है ना, लीफ के अंदर क्लोरोफिल का एब्सेंस, नेक्रोसिस, साथ ही साथ बहुत सारे लीफ में जंग लग जाती है, ऐसा अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है, रस्टी अपीयरेंस इन द लीव्स, है ना। तो ये बहुत सारे डिजीजेस प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर फंजाई को देखने को मिलते हैं। अब ये बात करें फंजाई के स्ट्रक्चर के, तो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, बहुत सुंदर डायग्राम है ये। यहाँ पर हाइफे दो तरह के आपको दिखाए गए। These hyphae are elongated tube-like structures which have nucleus in them। और दो कंपार्टमेंट्स बने हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और ये दो कंपार्टमेंट्स के बीच में एक क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। जैसे एक कमरे को आपको दो कमरे में बांटा तो आपने बीच में एक दीवार बना, जैसे एक कमरे दो कमरे बन गए। तो ये क्रॉस वॉल इज अ वॉल विच इज डिवाइडिंग अ रूम इनटू टू रूम्स नाउ। So same way this whole long tube-like structure is divided into multiple compartments by the help of this wall called as क्रॉस वॉल्स। और ये क्रॉस वॉल्स को हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं सेप्टा। अगर हाइफे के अंदर सेप्टा प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सेप्टेड, अगर हाइफे में सेप्टा नहीं है उसको कहते हैं हम एसेप्टेड। इफ सेप्टा इज एब्सेंट तो एक ट्यूब के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई वो इधर से उधर साइटोप्लाज्म में घूमते रहेंगे। ऐसे हाइफे को हम लोग बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पाइप लिया और उस पाइप के अंदर बहुत सारे आपने जेम्स डाल दिए, तो वो जेम्स इधर से उधर घूमते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सेप्टेड हाइफे है वहाँ पर क्रॉस वॉल्स होने के कारण एक कंपार्टमेंट में केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऐसे हाइफे को हम लोग बोलते हैं मोनोकैरियोटिक हाइफे। लेकिन सिनोसाइटिक हाइफे कैसा हो जाएगा, मल्टी कैरियोटिक, बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए बोला जा रहा है मल्टी कैरियोटिक और सिनोसाइटिक हाइफे। सेप्टेड हाइफे विद सिंगल न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी हाइफे। लेकिन अगर आप एक ही कंपार्टमेंट के अंदर दो न्यूक्लियस कर दें उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइफे और डाइकैरियोटिक हाइफे। और ये हाइफे का बना हुआ नेटवर्क इज कॉल्ड एज माइसेलियम। तो अभी ये हाइफे किस तरीके से सबके अंदर प्रेजेंट है हम देखेंगे। अभी एनसीईआरटी ने आपको टर्म दिया है यहाँ पर माइकोराइजा। व्हाट इज माइकोराइजा, तो फंजाई is associated with the roots of higher plants। higher plants क्या है, हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज हायर प्लांट्स। इन हायर प्लांट्स के रूट्स के अंदर फंजाई हेल्प करता है इन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई को क्या फायदा हो रहा है कोई बोलेगा,
तो फंजाई को फायदा इस चीज़ का हो रहा है कि उसको न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, उसको प्लांट अपना खाना देता है, रूट्स के पास न्यूट्रिशन जाता है ऊपर लीव से, तो रूट्स अपना न्यूट्रिशन देते हैं फंजाई को, और फंजाई बदले में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। दिस इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड हायर रूट्स ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। दूसरी चीज, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, तो पहला है इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बिना रिप्रोडक्शन करे अपनी जनसंख्या बढ़ाने का काम कैसे करता है फंजाई, बाय फ्रेगमेंटेशन। एक हाइफे दो में टूट गया, दोनों हाइफे बिकम्स न्यू इंडिविजुअल। फिजन, एक फंजाई डिवाइड करता है माइटोसिस के द्वारा, दूसरा फंजाई बनाएगा, आपका बन गया दो फंजाई। ऐसा किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर। बर्डिंग, एक फंजाई के ऊपर बर्ड आ गया ईस्ट के ऊपर, और वो बर्ड अटैच होकर नया फंजाई बन जाता है, तो आपका हो गया नया फॉर्मेशन ऑफ न्यू फंजाई बाय द हेल्प ऑफ बर्डिंग। देन वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्स। कौन कौन से स्पोर्स है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं कोनिडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया आर एक्सोजीनस स्पोर, जो ही कैविटी के बाहर बनते हैं एट द टर्मिनल पोजीशन। आपको नीचे पे दिखाई दे रहा है कोनिडियोफोर, जहां पर भी PHORE4 वर्ड आ जाएगा सफिक्स के फॉर्म में, तो उसका मतलब होता है स्टॉक, और जहां पर भी एनजिया वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होता है कैविटी। जब भी हम बोलते हैं स्पोरेंजिया मतलब स्पोर्स बनाने वाली कैविटी, जब हम बोलेंगे कोनिडियोफोर मतलब कोनिडिया बनाने वाला स्टॉक, कोनिडियोफोर। तो कोनिडियोफोर, स्पोरेंजियोफोर एंड ज़ूस्पोर, ये तीन तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं फंजाई के अंदर। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स से दो वर्ड यूज किए हैं। ज़ूस्पोर्स के लिए एक वर्ड यूज किया एनसीईआरटी ने प्लानोस्पोर्स, बिकॉज दे आर मोटाइल, they can move from one place to another by the help of flagella. Sporangiospores are called as aplanospores because they are non-motile. They do not show presence of flagella. तो वो एक ही जगह पर आपको देखने मिलेंगे। अगर मूवमेंट होगा भी, so either by the help of air और by the help of water they can move from one place to another. तो जहाँ पर भी एनसीईआरटी में वर्ड आएगा aplanospores, तो आपको याद रखना है किसकी बात कर रहा है एनसीईआरटी, स्पोरेंजियोस्पोर्स की। जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी में वर्ड आएगा प्लानोस्पोर्स, तो एनसीईआरटी इज टॉकिंग अबाउट ज़ूस्पोर्स। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन स्टेजेस हैं। First stage is the plasmogamy. What is plasmogamy? When the protoplasm of two fungi is fusing. दो फंजाई है और दोनों फंजाई ने स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं गैमेटेंजिया, और वो गैमेटेंजिया स्ट्रक्चर्स आपस में फ्यूज होके सिर्फ उनके प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करवा रहे हैं, उनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी क्या है, दो सेल्स फ्यूज हो गए, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, अब कैरियोगेमी भी हो, मतलब न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गए। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। एंड थर्ड इज मियोसिस। जब कैरियोगेमी हो जाएगा तो दो एन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो गए, और जब दो एन स्ट्रक्चर फ्यूज हो गए तो बन गया 2n, n + n = 2n। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2n जाइगोट, और वो जाइगोट अंडरगो होगा मियोसिस प्रोसेस के। आफ्टर मियोसिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स व्हिच विल अगेन गिव राइज टू न्यू फंजाई। तो प्लाज्मोगेमी कैसा है, प्लाज्मोगेमी इज लाइक गेटिंग मैरिड, दोनों कपल्स का शादी हो गया। लेकिन कैरियोगेमी कैसा है, उनका साथ में आकर बच्चे प्रोड्यूस करने से है। जब बच्चा पैदा हो गया, अब वो बच्चे के अंदर मियोसिस होके दैट इज प्रोड्यूसिंग न्यू काइंड्स ऑफ गैमेट्स, दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल सेल साइकिल गोज ऑन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। पहले उन्होंने किया फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। देन देयर इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। ये कैरियोगेमी होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, वो जाइगोट अगेन डूइंग मियोसिस एंड इट इज फॉर्मिंग मियोस्पोर्स। जाइगोट के बाद मियोसिस होके स्पोर्स बन रहे हैं, मियोसिस से बन रहे, इसलिए नाम दिया उनको मियोस्पोर्स। और ये मियोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं बिकॉज मियोसिस के बाद बने, एंड देन दे विल गिव राइज टू न्यू फंजाई। अभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जो स्पोर्स बनते हैं फंजाई के अंदर, वो तीन तरह के बनते हैं। एक बनते हैं हमारे oospores, दूसरे बनते हैं एस्कोस्पोर्स, और तीसरे बनते हैं हमारे बेसिडियोस्पोर्स। इनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा तीन जो कैटेगरीज है फंजाई की उनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तो हमको इन तीनों स्पोर्स के स्ट्रक्चर को समझने में काफ़ी आसानी जाएगी। तो किंगडम फंजाई में मेनली चार कैटेगरी के फंजाई है। पहली कैटेगरी के जो फंजाई दैट इज कॉल्ड एज फाइकोमाइसिटिस, इट इज़ वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ फंजाई, इनसे थोड़ी सी एडवांस है नेक्स्ट क्लास ऑफ फंजाई दैट इज एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस से एडवांस है बेसिडियोमाइसिटिस, और सबसे ज़्यादा एडवांस हमारी है ड्यूटेरोमाइसिटिस। अभी इन चारों के अंदर क्या कॉमन और क्या डिफरेंस है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फाइकोमाइसिटिस ऐसी फंजाई जिसका प्राइमरी हाइफे है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइमरी हाइफे? प्राइमरी हाइफे मीन्स क्रॉस वॉल्स के बीच में केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइफे और प्राइमरी माइसेलियम। कभी कभी
कुछ ऐसी फंजाई है इनके अंदर, जैसे बात है राइजोपस या म्यूकर, उनके अंदर हमको एसेप्टेड मतलब कि क्रॉस वॉल एब्सेंट भी दिखाई देती है। सम हैव सेल वॉल बट सम डू नॉट हैव सेल वॉल, सॉरी क्रॉस वॉल। अभी यहाँ पर म्यूकर और राइजोपस के अलावा एक बहुत यूनिक फाइकोमाइसेटिस जिसका नाम है एल्बुगो। एल्बुगो ऐसी फाइकोमाइसेटिक फंजाई है जो कि मस्टर्ड के अंदर डिजीज कॉज करती है, जिसको हम बोलते हैं वाइट रस्ट। मतलब ये एल्बुगो से इन्फेक्शन होता है मस्टर्ड के अंदर, और मस्टर्ड की जो लीव्स है उनके ऊपर आपको दिखाई देगा ऐसे सफ़ेद सफ़ेद स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है ना, जंग लग गया लेकिन सफ़ेद कलर का जंग लगा हुआ है इस तरीके से, इसलिए इसको बोलते हैं वाइट रस्ट। अब क्रूसीफर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मस्टर्ड हमारा प्लांट बिलोंग करता है क्रूसीफरी फैमिली को, इसे डिजीज का नाम है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। आपको याद रखना एग्जांपल, कौन सा फंजाई क्रॉस करता है डिजीज, द नेम इज एल्बुगो। और इनके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मतलब होता है स्ट्रिक्ट, दे विल ओनली फंक्शन व्हेन द होस्ट इज प्रेजेंट, अगर होस्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो दे विल डाई। ऐसे पैरासाइट्स को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। सो मेनी फंजाई और फाइकोसाइटिस मेंबर आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मींस दे नीड द होस्ट फॉर देयर एक्सिस्टेंस, विदाउट होस्ट दे कैन नॉट सर्वाइव। यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम के अंदर जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्रीन इन्फेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस राइजोपस फंजाई, एंड ऊपर आपको डायग्राम दिख रहा है राइजोपस का। अभी नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है फंजाई का, दैट इज एस्कोमाइसेटिस। अब एस्कोमाइसेटिस कैसे अलग है फाइकोमाइसेटिस से, तो एस्कोमाइसेटिस में प्राइमरी हाइफे था, एस्कोमाइसेटिस में भी प्राइमरी हाइफे है, लेकिन ये प्राइमरी हाइफे से सेकेंडरी हाइफे के बनने की प्रोसेस हमको देखने को मिलती है। जनरल एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसेटिस आर अवर ईस्ट एंड सैक्रोमाइसिस। ईस्ट आप सभी जानते हैं, पेनिसिलियम जिससे हमारा सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था, साथ ही साथ हमारा एक एग्जांपल है, आपने बहुत बार लैब के अंदर एस्परजिलस नाम का एक फंजाई देखा है, तो दैट एस्परजिलस इज कॉल्ड एज वीड ऑफ लेबोरेटरी। जब खेत के अंदर हमारे फसल को उगाते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे खरपतवार अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग वीड। तो ऐसे ही लेबोरेटरी के अंदर जब हम हमारा कोई बैक्टीरिया ग्रो करना चाहते हैं या कोई वायरस ग्रो करना चाहते हैं या कोई फंजाई ग्रो करना चाहते हैं, तो ये एस्परजिलस हम चाहते नहीं इसको ग्रो करना, लेकिन ये ऑटोमेटिक ग्रो कर जाता है बिकॉज इसके स्पोर्स बहुत फास्ट ग्रोइंग स्पोर्स हैं, इसलिए इसको बोला गया वीड ऑफ लेबोरेटरी। जिस तरीके से वीड्स हमको खेती में पाए जाते हैं, फॉर्म में पाए जाते हैं, उसी तरीके से ये वीड हमको लेबोरेटरी पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी। क्या नाम है इसका, एस्परजिलस। साथ ही एक और हमारे पास एस्कोमाइसेटिस है जिसका नाम है ट्रफल्स एंड मफल्स। तो ट्रफल्स एंड मफल्स ये ऐसे एस्कोमाइसेटिस है जिनके फ्रूटिंग बॉडी को खाया जा सकता है लाइक मशरूम, बट मशरूम डजंट कम इन द कैटेगरी ऑफ एस्कोमाइसेटिस। और ये फंजाई एक यूनिक है ना ग्रोथ शो करते हैं, वाई, बिकॉज दे कैन ग्रो ऑन डंग ऑल्सो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फंजाई कहीं भी ग्रो कर सकता है, तो डंग के ऊपर ग्रो करने वाली जो फंजाई है वो है हमारी एस्कोमाइसेटिस। व्हेन द फंजाई ग्रोज ऑन काउ डंग दैट इज कॉल्ड एज कॉप्रोफिलस। कॉपर का मतलब होता है डंग मीन्स स्टूल, और उसके ऊपर ग्रो करने वाला इसलिए कॉप्रोफिलस। आप सभी ने पढ़ा है एनिमल किंगडम के अंदर कि जो रैबिट है वो रैबिट खुद के ही स्टूल को खाता है ना, इसलिए रैबिट को भी कॉप्रोफिलस बोला गया, इट ईट्स हिज ओन स्टूल। तो कॉप्रोफिलस मतलब कि यहाँ पर ऐसा फंजाई जो काउ डंग के ऊपर ग्रो करता है। सेप्रोफाइटिक तो है ही, साथ ही डिकम्पोजर भी काम करता है, और पैरासिटिक भी। कैसा हाइफे है इसका, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड प्राइमरी हाइफे, बट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट शोज सेकेंडरी हाइफे ऑल्सो। देन एस्कोमाइसेटिस शोज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फोर्स के ऊपर कोनिडिया बनते हैं जो कि एक्सोजेनस स्पोर्स है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स विद प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ टू फंजाई। नाउ फंजाई के अंदर जब हम बोलते हैं कि दो फंजाई का फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर कोई मेल और फीमेल फंजाई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक मेल एंड फीमेल इन फंजाई, वी कॉल इट एज जस्ट स्ट्रेन्स, पॉजिटिव स्ट्रेन एंड नेगेटिव स्ट्रेन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फंजाई साथ में आते हैं, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, प्लाज्मोगेमी होगा, उसके बाद आपका फ्रूटिंग बॉडी बनेगा विद डाइकैरियोटिक स्टेज। जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया तो वहाँ पर एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए। अभी धीरे धीरे ये सेल ग्रो करते जाएगा, डिवीजन करते जाएगा, और हर एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस पहुंचते जाएंगे। दैट हाइफे इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक हाइफे। उस डाइकैरियोटिक हाइफे से जो हमारा फ्रूटिंग बॉडी बनता है वो है हमारा ये एसोकार्प, आपको जो डायग्राम में दिखा है यहाँ पर। दिस एसोकार्प इज मेड अप ऑफ हाइफे, और ये सारे हाइफे के अंदर कितने न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डाइकैरियोटिक हाइफे। और ये डाइकैरियोटिक हाइफे के अंदर आपको यहाँ पे कपड़ा का स्ट्रक्चर दिखा है, उसी के अंदर आफ्टर मियोसिस
आफ्टर मियोसिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मियोस्पोर्स एंड दीज मियोस्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में व्हाट इज द साइट ऑफ एस्कोस्पोर फॉर्मेशन, एस्कोस्पोर्स फॉर्मेशन आपको बिना सोचे टिक कर देना है क्या, एस्कोकार्प। अब क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द साइट ऑफ मियोसिस, तो साइट हमारा मियोसिस हमारा कहाँ पर हो रहा है, इन द एस्कस। एस्कस इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज फाउंड हियर इन एस्कोकार्प। दिख रहा है आप लोगों को ये एस्कस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मियोसिस होता है। और इसके पहले मियोसिस के पहले हमारी स्टेप थी कैरियोगेमी, तो कैरियोगेमी और मियोसिस बोथ द स्टेप्स अकर इन द सेम दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एस्कस। तो एस्कस इज द साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस एंड दिस एस्कोकार्प इज द साइट वेयर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स। आपसे पूछा जाए एस्कोस्पोर्स कैसे हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, सो दे आर हैप्लॉइड बिकॉज फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। एग्जाम्पल आपको बता दिए मैंने, एस्परजिलस विच इज कॉल्ड एज वीड ऑफ लेबोरेटरी। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा एक ऐसा फंजाई है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं बायोकेमिकल और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में। जिस तरीके से हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, उस चैप्टर में ड्रोसोफिला को यूज़ किया था टी.एच. मॉर्गन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। उस तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट जेनेटिक स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं न्यूरोस्पोरा फंजाई को। और मैंने आपको बता दिया ट्रफल्स और बफल्स दे आर यूज्ड एज एडिबल फंजाइज, मशरूम की तरह खाया जाता है इन लोगों को। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं हमारे बैसिडियोमाइसिटिस। बैसिडियोमाइसिटिस का दूसरा नाम है ब्रैकेट फंजाई। क्यों ब्रैकेट फंजाई, क्योंकि आप लोगों ने स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वुड के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं, इट लुक्स लाइक द ब्रैकेट, हमारा जो ब्रैकेट होता है, इसलिए इनको बताया है ब्रैकेट फंजाई। और पफ बॉल्स, ये मशरूम जो स्पेसिफिक मशरूम है ये बॉल की तरह दिखाई देता है, इसलिए इनको बोलते हैं पफ बॉल्स। और इनके अंदर जो पॉइजनस मशरूम है, कुछ मशरूम खा भी सकते हैं हम और कुछ मशरूम बहुत हमारे लिए जानलेवा होते हैं, उनको हम बोलते हैं टोडस्टूल्स। यहाँ पे लिखा है देखिए टोडस्टूल्स, दीज आर द मशरूम विच आर वेरी हार्मफुल एंड दे आर प्रोड्यूसिंग मेनी टॉक्सिन्स, इफ यू ईट देम देन यू विल डाई। अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कहाँ ग्रो करते हैं ये बैसिडियोमाइसिटिस, तो बैसिडियोमाइसिटिस ग्रोज ऑन everywhere. They grow on soil also, they grow on the water also, they grow on the wood also. So these are the Deuteromycetes, wherever many places they grow. What kind of reproduction they show? So they show sexual reproduction, but they do not show asexual reproduction. They only show vegetative reproduction by the fragmentation. Fragmentation के द्वारा एक से टूट के दो फ्रैगमेंट बन गए, सो दोनों फ्रैगमेंट न्यू फंजाई की तरह काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। ये फ्रैगमेंटेशन टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दे शो, बट दे डू नॉट शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में द लाइफ साइकिल बिगिंस विद टू फंजाई फ्यूजिंग टुगेदर, प्लाज्मोगेमी से बन जाता है हमारा डाइकैरियोटिक हाइफे। वो डाइकैरियोटिक हाइफे से बनता है हमारा बैसिडियोकार्प। दिख रहा है आपको बैसिडियोकार्प, दिस बैसिडियोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी, दिस फ्रूटिंग बॉडी इज व्हाट द मशरूम इज एक्चुअली। और ये फ्रूटिंग बॉडी जो मशरूम है, इसके हेड के नीचे बहुत सारे गिल्स आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर। ये गिल्स के अंदर हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं बैसिडिया, एंड दीज बैसिडिया आर स्ट्रक्चर्स विच हैव टू न्यूक्लियाई विद देम, डाइकैरियोटिक न्यूक्लियाई। वो दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, बन जाए आपका टू इन स्ट्रक्चर। और ये डाइकैरियोटिक न्यूक्लियाई फ्यूज होकर बनाया जाइगोट, जाइगोट ने मियोसिस किया और बनाया मियोस्पोर्स। दीज मियोस्पोर्स आर कॉल्ड एज बैसिडियोस्पोर्स। तो बैसिडिया इज द साइट फॉर कैरियोगेमी एंड मियोसिस इन बैसिडियोस्पोर्स। एस्कस वाज द साइट फॉर कैरियोगेमी मियोसिस इन एस्कोमाइसिटिस। ये बैसिडिया से बैसिडियोस्पोर्स कैविटी के बाहर बनते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एक्सोजिनस। लास्ट सेक्शन जो था हमारा एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस के अंदर एस्कोस्पोर्स बन रहे थे, बट दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द एस्कोकार्प, हेंस दे आर कॉल्ड एज एंडोजिनस। लेकिन ये बाहर बन रहे, इसलिए उनको बोलते हैं एक्सोजिनस। दो एग्जांपल दिए इनसाइड ने, अगैरिकस और पक्सिनिया। अगैरिकस इज द एरियल मशरूम, पक्सिनिया इज द fungus which causes rusty appearance, brown rusty appearance, and Ustilago is a fungi which gives black color of appearance, hence it is called as smut. लास्ट हमारे पास कैटेगरी है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। व्हाई इट इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटिस के मेंबर्स में केवल और केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। नो मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे ओनली शो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये ड्यूटेरोमाइसिटिस एक बहुत यूनिक कैटेगरी के फंजाई बन जाता है। कैसे? क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे फंजाई हैं जिनकी हमको हो सकता है केवल ए सेक्सुअल स्टेज पता हो, उनकी सेक्सुअल स्टेज हमको पता नहीं हो। जैसे ना कई बार देखा आपका आधार कार्ड का फोटो और आपको देखेंगे तो बहुत इसमें सिमिलरिटीज़ नहीं होती है, बिकॉज यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन, आपने कभी आधार कार्ड बहुत पहले बनाया था। तो वैसे एनसीईआरटी बोल रही कोई ऐसी फंजाई जो ए सेक्सुअल स्टेज में अलग देखने को मिलती है, लेकिन सेक्सुअल स्टेज के समय उसका स्ट्रक्चर बहुत बदल जाता है। जब हम उसको स्टडी करते हैं, सो वी कंसिडर
ए सेक्सुअल स्टेज एज अनदर फंजाई एंड सेक्सुअल स्टेज एज अनदर फंजाई, जबकि वो दोनों फंजाई क्या है, सेम ही है। तो ऐसा हुआ है पहले कि बहुत सारी फंजाई जो पहले ड्यूटेरोमाइसीट्स कैटेगरी में थी उनको वहाँ से निकाल के कहाँ रखा गया, बैसिडियोमाइसीट्स में या तो एस्कोमाइसीट्स में। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उनका सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट था। अगर किसी फंजाई को ड्यूटेरोमाइसीट्स में रहना है तो क्राइटेरिया क्या है, दे मस्ट नॉट हैव एनी सेक्सुअल स्टेज। एनी फंजाई विच इज फाउंड विद देयर सेक्सुअल स्टेज दे आर टेकन आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसीट्स एंड केप्ट इन द अदर कैटेगरीज ऑफ फंजाई एज बैसिडोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स और फाइकोमाइसीट्स। तो ड्यूटेरोमाइसीट्स के कुछ मेंबर्स हो सकता है कि भविष्य में वहाँ से निकल जाए और कहाँ चले जाए, बैसिडियोमाइसीट्स में या तो एस्कोमाइसीट्स में। क्यों? हो सकता है कि उनकी सेक्सुअल स्टेज हमने अभी तक डिस्कवर नहीं की, अगर फ्यूचर में डिस्कवर हो गई तो उनको ड्यूटेरोमाइसीट्स से बाहर भेज दिया जाएगा। ड्यूटेरोमाइसीट्स किस तरह का माइसीलियम है? प्राइमरी माइसीलियम, दैट इज मीन्स दे हैव क्रॉस वॉल्स, septa is present and monokaryotic single nucleus there, and they show reproduction by the help, asexual reproduction by the help of conidia formation। तीन एंसेटिन एग्जांपल दिए आपको, ट्राइकोडर्मा, कॉरियोट्राइकम एंड अल्टरनेरिया। These are the three examples you need to memorize. This line is very important. Some are saprophytic or parasitic. This line is majority are decomposers. ये सिर्फ एंसेटिन ने फंजाई ड्यूटेरोमाइसीट्स के लिखा है कि दे आर मेजॉरिटी ऑफ डीकम्पोजर्स ऑफ लीडर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करने वाला फंजाई कौन सा है? ड्यूटेरोमाइसीट्स। इसके अलावा बाकी और कोई फंजाई जनरली मेनली मिनरल साइक्लिंग में हेल्प नहीं करता। लास्ट हमारे चैप्टर का टॉपिक है वायरसेस। तो वायरसेस हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ना तो लिविंग ना तो नॉन लिविंग माना गया है। दे आर कंसिडर्ड एज बोथ, दोनों कैटेगरी में रखा गया इनको। दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग ऑल्सो and they are considered non-living also। क्यों? Let us see. Now these viruses, when they are present outside the body of the host, वो एटमॉस्फेयर में जब प्रेजेंट है तो वो एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह का लिविंग सिम्टम शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन नो, लोकोमोशन नो, एनी टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म नो, एनी टाइप ऑफ ग्रोथ नो, रिप्रोडक्शन नो, किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सिम्टम्स होते हैं वो कोई भी सिम्टम वायरसेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट नहीं शो करते हैं। बट द मोमेंट दे एंटर इनटू द होस्ट बॉडी दे शो ऑल दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स विच आर शोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हैन ना तो ये पूरी तरीके से लिविंग है ना तो पूरी तरीके से नॉन लिविंग है। एटमॉस्फेयर में होस्ट की बॉडी के बाहर ये इनर्ट है, नो रिएक्शन, बट द मोमेंट दे एंटर आवर बॉडी और समबडी एल्स बॉडी दे बिकम एक्टिव। तो इनको हम डेड बोल रहे हैं या नॉन लिविंग बोल रहे हैं because of their inert nature in atmosphere, but they are called as living because of their specificity। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना जब वायरस था तो कोरोना वायरस से इन्फेक्शन केवल ह्यूमंस को ही हुआ, कोई कुत्ते को कोरोना नहीं हुआ था, किसी बिल्ली को कोरोना नहीं हुआ था। अब वायरस अगर एटमॉस्फेयर के बाहर कोई एक्शन शो नहीं कर रहा है तो फिर ये वायरस को किस पता चल रहा है कि मैं किसकी बॉडी के अंदर हूँ? जिस तरीके से टोबैको मोज़ेक वायरस है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस is causing infection in only tobacco plant, not in any other plant. So if it is non-living, then how it identifies that I am in a tobacco plant or some other plant? So like that, they show specificity in their infection. So ये viruses इसीलिए living भी और साथ ही साथ non-living भी है। So viruses are obligate parasites। Obligate parasite मतलब क्या? बिना होस्ट के चलते ही नहीं है, बताया मैंने आप लोगों को। अब कैसे डिस्कवरी वायरस की? तो लुईस पैस्चर नाम के साइंटिस्ट थे और लुईस पैस्चर नाम के साइंटिस्ट सबसे पहले वायरस नाम का मतलब कि हम लोगों को समझाया। द नेम वायरस मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड और गिवन बाय लुईस पैस्चर। उसके बाद आए डीजे इवानोव्स्की। इवानोव्स्की ने क्या किया? उसने एक प्लांट देखा, टोबैको प्लांट, और टोबैको प्लांट के ऊपर मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर बन रहे थे, टोबैको मोज़ेक। वहाँ से उसने ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकाला और बाहर निकाल के उनको उसने फिल्टर किया बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से। तो उसने देखा कि ये जो आपके वायरसेस है वो बैक्टीरिया के जो फिल्टर पेपर से उनसे चले गए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जिस छन्नी से आप रवा छानते उसी छन्नी से अगर आप आटा छानने जाएंगे तो नहीं छान पाएंगे। क्यों? बिकॉज द पोर साइज इज लॉट ऑफ डिफरेंट। वैसे बैक्टीरिया फिल्टर से अगर आप वायरस को छानने जाएंगे तो नहीं छान सकते। क्यों? क्योंकि वायरस का साइज बहुत छोटा है, बैक्टीरिया का साइज बहुत बड़ा है। तो इतना समझ में आ गया इवानोव्स्की को कि वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए M.W. बाइजेरेंके। ये M.W. बाइजेरेंके ने टोबैको प्लांट में जहाँ जहाँ इन्फेक्शन कॉज किया था TMV ने, वहाँ से इन्फेक्टेड पार्ट से इन्फेक्शन कॉजिंग टिश्यूज़ को निकाला और उससे एक लिक्विड बनाया।
उसको उसने नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। उस फ्लूइड को उसने स्प्रिंकल किया हेल्दी पार्ट्स ऑफ प्लांट पे। जब हेल्दी पार्ट्स पे स्प्रिंकल किया, देखा कि जो हेल्दी पार्ट्स है वो भी इन्फेक्शन शो करने लगे। इससे उसने क्या बोल दिया कि जो इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्शन कॉज करके भाग नहीं गया है, वो इन्फेक्शन कॉज करके वहीं पे बैठा हुआ है। इसीलिए जब उसको वहाँ से निकाला हमने और दूसरे हेल्दी पार्ट्स पे इन्फेक्शन स्प्रिंकल किया तो वहाँ भी इसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया। और लास्ट है हमारे स्टेनले, और स्टेनले ने प्रॉपरली इन्फेक्टेड जो पार्ट्स थे प्लांट के वहाँ से इस वायरस को निकाला, उसका क्रिस्टलाइजेशन किया और बताया कि ये वायरस बने होते हैं कैप्सिड के, जो कि बना होता है प्रोटीन का, और इसके अंदर प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए। नाउ बेस्ड ऑन द kind of genetic material these viruses have, we have three types of mainly viruses. One is called as bacteriophage. Bacteriophage मतलब कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है ना। दूसरे हमारे पास ऐसे वायरस है जो एनिमल में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और तीसरे ऐसे वायरस है जो प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और इन तीनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल अलग अलग है। एक जनरल स्ट्रक्चर की अगर बात करें वायरस की, तो ये जनरल स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है। बाहर कैप्सिड है, ये कैप्सिड बना होता है प्रोटीन का। इसकी जो सिंगल यूनिट है उसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। जैसे प्रोटीन की सिंगल यूनिट है अमाइनो एसिड, उसी तरीके से कैप्सिड की सिंगल यूनिट है कैप्सोमियर, और उसके अंदर प्रेजेंट है हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसको बोला जा रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन। सो दे मे हैव जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए एज वेल एज डीएनए। दोनों ही तरह का जेनेटिक मटेरियल वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होता है। There are some common examples of viruses: corona virus, hepatitis virus, bird flu virus, smallpox virus, influenza virus, herpes virus, AIDS virus, different types of viruses are there. अभी हाँ, this is the protein code capsid, और they may have capsomere arranged in a helical or polyhedral geometry. तो ये आपको दिख रहा है हेलिकल शेप का वायरस, और यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉलीहेड्रल और जियोमेट्रिक शेप का वायरस। दोनों तरह के वायरस है प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस प्लांट्स के अंदर जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वायरस के इन्फेक्शन के: मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ आपका रोल हो जाएगा; कर्लिंग, लीफ का अंदर की तरफ कर्ल हो जाना; येलोइंग, लीफ के अंदर से क्लोरोप्लास्ट चले जाना; वेन क्लियरिंग, जो कंडक्शन करने के लिए मिड वेन्स प्रेजेंट होते हैं या वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं वो वेनलेट्स से गायब हो जाना; डॉर्फिंग, प्लांट का हाइट छोड़ जाता है; या तो स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट का जो फ्लावरिंग आने का समय था वो फ्लावरिंग नहीं आया। तो ये सब जो सिम्टम्स अगर प्लांट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब प्लांट किससे इन्फेक्टेड है? प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस। एनएसआईडी ने आपको दो डायग्राम दिया है बैक्टीरियोफेज वायरस का, जो कि बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है। दिस इज टी फॉर बैक्टीरियोफेज एंड दिस इज टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, और इसके बाहर है कैप्सोमियर नियर अबाउट ऑफ 1800 इन नंबर। सो दीज आर सम डायग्राम्स ऑफ बैक्टीरियोफेज ओनली। हाँ, लास्ट में आता है हमारा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब वायरल एजेंट्स। तो सब वायरल मतलब क्या कि वायरस के छोटे भाई है। वायरस में से कुछ हमने निकाल दिया तो जो बचता है वो कहलाता है, कुछ भी हमने निकाल दिया है तो प्रोटीन निकाल दिया या तो अपने जेनेटिक मटेरियल निकाल दिया, कोई भी चीज़ गायब कर दिया आपने, तो जब बचता है उसको वो कहलाता है हमारा सब वायरल एजेंट। सबसे पहला हमारा सब वायरल एजेंट है वायरॉइड। वायरॉइड में वायरॉइड के अंदर प्रोटीन को आपने निकाल दिया, ओनली जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। वायरस में दो चीज़ें हैं, जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। प्रोटीन को हमने निकाल दिया, बचा क्या है? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, ओनली आरएनए इज प्रेजेंट। हेंस बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स एब्सेंस देयर मॉलिक्यूलर वेट बिकम्स वेरी लो। किसने डिस्कवर किया था इसको? टी ने किया था। और ये आरएनए कैरी करने वाले वायरॉइड्स ये बहुत ही इन्फेक्शियस होते हैं। कौन सा इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये? तो पोटैटो के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे जो आलू है ये रॉड की तरह हो गया। आलू ऐसा रॉड की तरह नहीं होता है, वो गोल गोल होता है, लेकिन अगर आलू रॉड की तरह बन जाए मतलब आलू का जो प्लांट है उसके अंदर डिजीज हो गया है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। दूसरे तरह का सब वायरल एजेंट है हमारा प्रायंस। तो प्रायंस ऐसे सब वायरल एजेंट है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल निकाल दिया गया। वायरॉइड्स के अंदर डीएनए आरएनए वाज प्रेजेंट बट द प्रोटीन वाज एब्सेंट, जेनेटिक मटेरियल वाज प्रेजेंट, प्रोटीन वाज एब्सेंट। इन प्रायंस प्रोटीन इज प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल इज एब्सेंट। और ये प्रोटीन जो प्रेजेंट है प्रायंस के अंदर वो प्रोटीन्स भी एबनॉर्मली फोल्डेड है, सही तरीके से फोल्डेड नहीं है। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोटीन्स को एक्टिव करने के लिए फोल्डिंग करना पड़ता है, यहाँ पर फोल्डिंग किया गया है लेकिन वो एबनॉर्मली फोल्ड किया गया है। सो प्रायंस आर सिमिलर इन साइजेस टू वायरस, सिमिलर होते हैं साइज में, बट दे डू नॉट हैव एनी जेनेटिक मटेरियल बट दे कॉज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस। यहाँ पे आपको नाम दिया एनसीईआरटी ने BSC,
bovine spongiform encephalopathy or called as mad cow disease. The cow becomes mad after the infection of prions. And another one is chronic Jacob disease which is found in humans. इसका सिम्टम होता है डायमेंशिया, जो भूलने की बीमारी थी, लोग भूल जाते हैं, है ना, सब उनका SD कार्ड सब जल्दी से आता है. That is called as dementia. So this dementia also happens because of this infection by prion. This is one of the major symptoms of this Jacob disease. और साथ ही साथ लास्ट में वायरस के बाद एंसर ने आपको छोटा सा पैराग्राफ दिया है लाइकेंस का. तो लाइकेंस हमारे सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म से, जिनमें 2 ऑर्गेनिजम्स ने हाथ मिला लिया है. कौन से 2 ऑर्गेनिजम्स है वो? एक है एल्गी, दूसरे फंजाई. द अलगल पार्ट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड एज फाइकोबायोन, द फंगल पार्ट इज कॉल्ड एज माइकोबायोन. So this phycobion and mycobion, they both has combined together to do some special function. What is the special function? They are helping as the indicators of pollution. जहाँ कहीं पे भी बहुत ज़्यादा pollution है, जैसे पहले शिमला में बहुत सारे लाइकेंस ग्रो करते थे, लेकिन शिमला और दिल्ली आसपास है, दिल्ली में जो pollution हुआ है उसके कारण शिमला तक अफेक्ट गया है, और शिमला की जो लाइकेंस की डाइवर्सिटी थी वो कम हो गई है. इवन इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली देयर आर मेनी लाइकेंस ग्रोइंग अर्लियर, बट नाउ बिकॉज द एक्सेस ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली दिस ऑल लाइकेंस हैव गॉन अवे, है ना. ये पूरा लाइकेंस चलेगा. तो जहाँ लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं मतलब कि पोल्यूशन बहुत कम है, लेकिन अगर लाइकेंस जहाँ ग्रो कर रहे थे अभी नहीं ग्रो कर रहे, इसका मतलब पोल्यूशन का मात्रा बहुत बढ़ चुका है. तो ये लाइकेंस कैसे काम करते हैं? तो फंजाई पहले इनको पानी के अंदर से या सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके देता है एल्गी को. जैसे घर के अंदर हस्बैंड गोज आउटसाइड, वो पति बाहर जाता है, सब सामान लेकर आता है और पत्नी घर में बैठ के उससे फिर खाना बनाती है. तो एल्गी इज लाइक द वाइफ ऑफ द होम, जो मटल को दूसरे खाना बना रही है. एंड फंगाई इज योर लाइक द हस्बैंड हु गोज आउट एंड ब्रिंग्स ऑल द मटेरियल. एंड इन दोनों के म्यूचुअल कॉम्बिनेशन से एल्गी खाना बना पा रहा है और एल्गी फिर अपना खाना बना के बांटता है किसको? फंजाई को. फंजाई को खाना बनाना नहीं आता है, इट इज़ अ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो एल्गी है वो खाना बना सकता है. सो दिस इज हाउ दे शेयर द फूड. एंड मेनली द रिप्रोडक्शन का काम जो है वो फंजाई करता है, बिकॉज फंजाई के पास बहुत सारे स्पोर्स बनाने की कैपेबिलिटी है. सो फंजाई मेनली हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स बाय द हेल्प ऑफ दे इंक्रीज देयर नंबर. सो दिस इज द लाइकेंस. और आपने सुना है लिटमस पेपर का. लिटमस पेपर इज यूज्ड टू चेक द पीएच ऑफ द कंपाउंड, कि कितना पीएच है, एसिडिक और बेसिक पीएच है. दिस लिटमस पेपर इज आल्सो formed by use of a lichen known as Rochella. Rochella नाम का lichen से ही हम लिटमस पेपर का फॉर्मेशन करते हैं. तो हमारे पास रेड और ब्लू कलर के लिटमस पेपर होते हैं. By using them you can find out the pH of the substances. So thank you all very much. These are the 2 main topics here, kingdom fungi and viruses. kingdom plantae और animalia हमने इतना डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि इसमें एक ही पैराग्राफ ही है जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे पूरे चैप्टर के अंदर kingdom plantae और kingdom animalia में. Thank you all very much.